हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस दिए थे 5, पहले उनका आंसर बताते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन जितना रिक्वायरमेंट होगा वो बताते हैं, और फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के इस नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो ये था, पहले इनको बॉन्ड ऑर्डर बताना था और फिर स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था। तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमने सिखाया था। आंसर इसका होगा बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें 2.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, इसमें 3 और इसमें हो जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्टेबिलिटी कम। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये बॉन्ड ऑर्डर था। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप लेंगे तो इसमें 2 था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑप्टिक थ्योरी में दिखाया था। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब भी एक बचेगा, 2 निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन तो ये डायमैटिक हो जाएगा, और 2 ऐड कर देंगे तब भी डायमैटिक हो जाएगा। तो जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैटिक है और ये डायमैटिक है। यही कंसेप्ट अगर यहां पर अप्लाई करें हम तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 3, 2.5, 2.5, 2, 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन अगर भरिए तो N2 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो गया है वो सिग्मा 2p z में गया है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर एक अनपेयर्ड बचेगा, दोनों निकाल देंगे तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे वो एंटी बॉन्डिंग में ऐड करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार में ऐड करते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैटिक, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो डायमैटिक। बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका देखेंगे तो 1, 0.5, 0.5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा 0, सिग्मा 1s2 कन्फिगरेशन होता है, इन दोनों में एक एक, तो S2 प्लस S2 माइनस दोनों पैरामैटिक हैं और S2 डायमैटिक है। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम तो देखिए, स्टेबिलिटी का सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी स्टेबिलिटी कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी O2 माइनस 2 की, फिर आएगा O2 माइनस, फिर आएगा O2, फिर O2 प्लस एंड देन O2 प्लस 2। ध्यान रखिएगा, आगे चल के पढ़ाया जाएगा। O2 माइनस 2 को परऑक्साइड आयन कहते हैं और O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो कभी कभी सीधे बोल देता है कि परऑक्साइड आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सुपर ऑक्साइड आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो मालूम होना चाहिए परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कहते हैं किसको है। इसमें देखिए, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम इन दोनों का है, तो क्या इनकी स्टेबिलिटी बराबर होगी? नहीं। बॉन्ड ऑर्डर सेम आने पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, जिस मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यानी यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर तो कम है, बराबर है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? N2 माइनस 2 में देखिएगा तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे N2 प्लस 2 के कंपेरिजन में, तो इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया N2 प्लस 2। इसके बाद आएगा N2 माइनस, फिर N2 प्लस, और सबसे ज़्यादा स्टेबल N2 होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। ऐसा ही किस्सा यहाँ पर भी है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन गया है, इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आएगी H2 माइनस से ज़्यादा S2 प्लस की आएगी, फिर आएगी S2 की। हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीधे सिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया था। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिख के तब जाके बॉन्ड ऑर्डर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके देखें। आंसर्स मैच करा लीजिएगा। 2 बोरॉन एटम के बीच में 1 पाई बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड और पाई बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को नहीं एक्सप्लेन करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में याद कीजिए, बताया जाता है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच में, फिर पाई बॉन्ड बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसा भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड बन जाए और सिग्मा बॉन्ड न बन पाए, या पहले पाई बने फिर सिग्मा बने। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर पता चल जाएगा। जैसे 16 से कम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज जो हमने लिए थे कॉमन, उसमें पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पहले आया था और सिग्मा टू पी जेड बाद में गया था। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन
पाई बॉन्ड पहले बनाएंगे और सिग्मा बॉन्ड बाद में बनेगा। ऐसा एग्जांपल है B2। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। CaC2 आयनिक कंपाउंड है, इसमें Ca+2 होता है और C2 -2। C2 -2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर है 3 में से 2 पाई प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर देखें, NO में 15 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर याद कीजिए 2.5 आता है। NO प्लस में 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। हमको बताना है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका होता है NO प्लस से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा NO का। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका 3.5। एक्सेप्शनल केस बताया गया था, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ कम, तो इसका मतलब CO प्लस से बड़ा बॉन्ड होगा CO का। ये मॉलिक्यूल भी देखिए, तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीजन स्टेट +1 है, तो ये O2 -2 है पेरोक्साइड आयन। KO2 में K के ऊपर +1 है, तो ये O2 माइनस है सुपर ऑक्साइड आयन। और O3 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हम रेजोनेंस में पढ़ा चुके हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और रेजोनेंस का मिला जुला क्वेश्चन हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इसमें आता है 1, इसमें 1.5 और इसमें 1.5। इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो एटम का साइज है वो बड़ा होगा, तो इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा बॉन्ड तो होगा O2 -2 का, फिर आएगा O2 माइनस का, फिर O3 का, जबकि बॉन्ड ऑर्डर O2 - O3 के बराबर है। इनमें देखते हैं बॉन्ड लेंथ किस में डिक्रीज कर रहा है, किस में इंक्रीज। तो देखिए बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कब करेगा, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो हमको कुल मिला के बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 2 तो 2.5, तो इसमें डिक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर 3.5, तो इसमें भी डिक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। 3 से 2.5 बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। 2 से 1.5 ये भी बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। NO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5 और इसका आता है 3, तो इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पिछले लेक्चर में पूछे गए सवालों के जवाब हैं। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो पढ़े थे उसको फिर से अपने आंसर चेक कर लीजिए। जो आंसर आपके मिसमैच कर रहे हैं उसके लिए थ्योरी को रिफर कीजिए या फिर डिस्कस कीजिए। तो अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की कंप्लीट होने की घोषणा करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं ऑफिशियली। अब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे और आयनिक बॉन्ड और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करने के साथ साथ ये केमिकल बॉन्डिंग को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक ये हमारा पूरा का पूरा वाइंड अप हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड। एनसीईआरटी में बुक्स में आयनिक बॉन्ड पहले दिया रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड बाद में दिया जाता है। हम आयनिक बॉन्ड बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन रिलेटिवली कम पूछे जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको पहले पढ़ा दिया। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वह आयनिक या उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, एनसीईआरटी में ये आयनिक बॉन्ड का जो कंसेप्ट है शुरू में दिया गया, पहले दिया गया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं है। हम उतनी डिटेल्स पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब हमने पहले लेक्चर में कंपैरिजन किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, तो उसमें आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक का कंपैरिजन किया था। तो काफ़ी बातें आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने बता दिया था। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया गया था वो कोसेल लिविस थ्योरी के जरिए। तो कोसेल लिविस अप्रोच ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, कोसेल ने एक्सप्लेन किया कि मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं तो मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और कैटायन बनाते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करके नॉन मेटल के एटम्स एनायन बना लेते हैं। कैटायन एंड एनायन क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
क्रिस्टल का मतलब डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग ऑर्डर इन 3 डायमेंशन। मेटल और नॉन मेटल के एटम का जो रेशो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं उसका रेसिप्रोकल रेशो होता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की और ऑक्सीजन की, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। जब इनका कंपाउंड बनेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इनका जो मोलर रेशो होगा वो 2:1 होगा। इसका मतलब कंपाउंड का फार्मूला होगा Na2O। आयनिक कंपाउंड्स में हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल इसमें मिलता नहीं है। तो इस बात को अगर हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो सोडियम वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 287। आउटरमोस्ट शेल थर्ड है दोनों में, थर्ड में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 गेन करेगा तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो सेकंड शेल आउटरमोस्ट बचेगा और उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। तो 7 गेन करने से बेटर है 1 का लॉस करना। क्लोरीन में देखिए थर्ड शेल आउटरमोस्ट शेल है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, या 7 लॉस करे तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसके लिए 1 गेन करना आसान है, तो 1 गेन कर सकता है, दूसरा लॉस। तो सोडियम आयन बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 हो जाएगा। और क्लोराइड आयन बनेगा 288, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये कैटायन और आयन मिलके NaCl सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। देखिए आयनिक स्पीसीज भी अनस्टेबल होते हैं, आयन के ऊपर चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। Na+ इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं होता है। अगर Na+ इंडिपेंडेंटली स्टेबल होता तो ये क्लोराइड के साथ कंबाइन नहीं करता, सोडियम सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके नेचर में एग्जिस्ट करता Na+ के फॉर्म में। लेकिन जब सोडियम एटम था तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से अनस्टेबिलिटी थी, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी आ गई। इसलिए मेटल नॉन मेटल कंबाइन करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो जाए और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके पूरा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देख सकते हैं। 1 कैल्शियम वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2882 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, प्लस 2 क्लोरीन एटम होंगे ईच ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 बनाएगा, और क्लोरीन 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो 2 एटम 2 क्लोराइड आयन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288 288। अब ये बन जाएगा क्या, CaCl2। तो कैटायन ने, मेटल ने जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतने नॉन मेटल, और नॉन मेटल, एक नॉन मेटलिक एटम ने जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया उतने मेटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो लॉस और गेन हुआ 2:1 का, और मोलर रेशियो हुआ 1:2। तो इस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड्स को देख सकते हैं। कंपटीशन में इस डायग्राम का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, स्कूल एग्जामिनेशन में होता है, फिर भी एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में वो बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स और कंपाउंड्स। याद कीजिए, इसके पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर का रीजन था डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता था। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू पोलराइजेशन। और बहुत पॉपुलर नेम है फजान्स रूल।
जिससे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर का रीजन क्या बताया गया? पोलराइजेशन। नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन? किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायन के अराउंड एनायन होते हैं, एनायन के अराउंड कैटायन होते हैं, क्योंकि कैटायन कैटायन में रिपल्सन होता है, एनायन एनायन में रिपल्सन होता है। तो कैटायन के अराउंड एनायन और एनायन के अराउंड कैटायन होगा। कैटायन पे इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन से कम है और एनायन में इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन से ज़्यादा है, इसलिए कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय एडजेसेंट कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जैसे हमने NaCl क्रिस्टल लिया तो इसमें होगा Na+ और Cl- और N+ के अराउंड Cl- ही होगा। Na+ में अगर हम प्रोटॉन देखें तो 11 है, क्लोराइड में 17, और इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें 10 है और इसमें 18। तो यहाँ पर प्रोटॉन से कम इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो कम इलेक्ट्रॉन वाला है वो पुल करेगा। तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। अब ऐसा नहीं होगा कि क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन सोडियम को मिल जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सोडियम की तरफ जब पुल होगा तो दोनों के बीच में कहीं आके रुकेगा। दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो उसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं पोलराइजेशन। और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ जाएगा तो एनायन की नेगेटिविटी भी कम होगी और कैटायन की पॉजिटिविटी भी कम होगी, यानी आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और ये जो पुल्ड इलेक्ट्रॉन है कैटायन एनायन के बीच में रह जाते हैं, इसलिए वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर इंपार्ट करते हैं। सो कोवैलेंट कैरेक्टर इन ionic bonds, ionic compounds is due to polarization. Now, as per Fajan's rule, the covalent character in ionic compounds, first, increases with increase in charge of both cations, cation and anion. कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा, कैटायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा। ये एक बात ही बाकी दोनों डेटा को भी एक्सप्लेन कर देता है। पोलराइजेशन ज़्यादा होने पर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए, पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए कैटायन और एनायन दोनों का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अगर एनायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और निगेटिव चार्ज के बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ता जाता है। इसका मतलब एनायन का साइज बढ़ने के साथ साथ पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सो अगेन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एनायन। और अगर कैटायन का चार्ज ज़्यादा होने पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना कम। सो increases with decrease in size of cation. इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन, कैटायन और एनायन दोनों के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही हमारा फजान्स रूल है। इसको अगर हम क्वेश्चन के रूप में करें, क्वेश्चन,
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन increasing order of their covalent character. इन एनी कंपाउंड्स में हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का बताना है। फर्स्ट केस देखिए, इसमें चार्ज बराबर है, एनायन सेम है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा? जिसका कटायन छोटा। सो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो रिवर्स करके लिख देंगे। दूसरे ऑप्शन में चार्ज तो सेम है सबके ऊपर, +1 -1, कटायन भी सेम है, तो डिफरेंस आएगा किसका? एनायन का। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए एनायन बड़ा होना चाहिए, तो यहां पर एनायन आयोडाइड सबसे बड़ा है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो यही हमारा आंसर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। FeCl टू FeCl3 में अगर आप देखेंगे तो चार्ज FeCl3 में ज्यादा है, +3, और यहां पर +2। जिसका पॉजिटिव चार्ज किसका ज्यादा है? कटायन का चार्ज ज्यादा है, तो कटायन का चार्ज ज्यादा होने पे साइज भी कम होगा, तो इसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही आंसर है। इन ऑप्शंस में देखिए, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं, एल्कली मेटल के, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के और मैग्नीज के डिफरेंट ऑक्साइड्स। यहां पर देखिए चार्ज बराबर है। चार्ज अगर बराबर है, कटायन बदल रहा है, कटायन जितना छोटा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर देना होता तो हम रिवर्स लिख देते। देखिए इसी वजह से क्या होता है, एल्कली मेटल में ऑक्साइड्स होते हैं स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, लेकिन लिथियम ऑक्साइड जो है वीक बेस है। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम, एसडी के स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो मेटल में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो वो बेसिसिटी कम कर देगा, एम्फोटेरिक बनाएगा या एसिडिक बना देगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, बेरिलियम ऑक्साइड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा लिथियम से ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज भी बढ़ गया यहां पर, तो इसकी वजह से ये वीकली बेसिक नहीं एम्फोटेरिक हो जाता है। ये पढ़ाया गया है पीरियोडिक टेबल में। मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह में देखेंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जा रहा है। तो एम्फोटेरिक के बाद क्या होगा? वीक बेस, और ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। लेकिन इनकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम रुबिडियम सीजियम से कंपेयर करेंगे तो कम ही रहेगा, एल्कली मेटल से कम रहेगा लिथियम ऑक्साइड को छोड़ के। ये देखिए एक ही एलिमेंट मैग्नीज के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाएगा। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? कटायन के जरिए एनायन को पोलराइज करने की एबिलिटी, ये पोलराइजिंग पावर होती है कटायन की। तो कटायन कितना ज्यादा पोलराइजेशन कर सकता है, ये उसकी पोलराइजिंग पावर है। कटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के लिए उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इसका मतलब साइज उसका क्या होना चाहिए? कम। तो ये बात अलग से लिख दे रहे हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन is directly proportional to charge and inversely proportional to size। और एनायन कितना आसानी से पोलराइज हो जाएगा किसी कटायन के जरिए, ये उसकी पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। यानी पोलराइजिंग पावर किसका होता है? कटायन का। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तभी वो अट्रैक्ट किया जाएगा किसी कटायन के जरिए, और एनायन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, चार्ज ज्यादा, तो साइज भी बड़ा। फिलहाल यहां पर एनायन कांस्टेंट है, एनायन का नंबर बदल रहा है, लेकिन एनायन सब में ऑक्साइड है। कटायन यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता जा रहा है, यहां पर +7 सबसे छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। इसी वजह से Mn2O7 जो होता है वो एसिडिक होता है। मेटल का ऑक्साइड होने के बावजूद भी मेटल का हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से ये कोवेलेंट होता है, और कोवेलेंट है इसलिए एसिडिक है।
अदरवाइज मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक, याद कीजिए पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है। लेकिन अगर मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, हाईएस्ट में एसिडिक बना रहा है, तो बीच में ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाएगा। अब Mn2O3, Mn2O5 के बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। कोई इनको एम्फोटेरिक लिखता है, कोई बेसिक लिखता है। एक्चुअली जो एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड या बेस के ज़्यादा क्लोज होंगे, तो कुछ को एसिडिक लिख देगा, कुछ को बेसिक, कहीं पे एम्फोटेरिक। लेकिन ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर MnO2 के लिए ध्यान रखिएगा, ये इंटरमीडिएट ऑक्साइड है, और इंटरमीडिएट ऑक्साइड अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है तो एम्फोटेरिक होता है, लोएस्ट वाला बेसिक और हाईएस्ट वाला एसिडिक। ऐसा आपको मैग्नीज में, वैनेडियम में और क्रोमियम में देखने को मिलता है। तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स का नेचर हमने पढ़ाया था, वो कोवेलेंट कैरेक्टर फजान रूल से भी कोरिलेट कर दिया गया। अब इसके बाद हम कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स की। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड्स की कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में वैसे तो लैटिस एनर्जी और हार्डेशन एंथैल्पी या हार्डेशन एनर्जी, ये दो टॉपिक्स ही डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन लोग पहचानने में गलतियां करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी और यहाँ पर भी, लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, और ऐसे ही हार्डेशन एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर कंपेरिजन के लिए दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लैटिस एंथैल्पी। हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं। Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस अगर मिलके 1 मोल NaCl बना ले तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसी को लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। किसका? NaCl का। NaCl सॉलिड का। लेकिन नेचर में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के फॉर्म में सोडियम और क्लोरीन एग्जिस्ट गैसेस स्टेट में नहीं करते। नेचर में सोडियम मिलता है Na सॉलिड के फॉर्म में और क्लोरीन मिलता है, क्लोरीन गैसेस मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अगर हम कंपोनेंट गैसेस कैटायन और एनायन को कंबाइन करके क्रिस्टल बनाते हैं तब जो एनर्जी आती है, चेंज आता है, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। अगर हम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से उनके नेचुरल स्टेट में लेकर 1 मोल कंपाउंड बनाते हैं तो 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए सोडियम 1 लेना पड़ेगा, क्लोरीन 1 एटम चाहिए तो हाफ मॉलिक्यूल लेंगे। अब जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। तो फॉर्मेशन और लैटिस एंथैल्पी में फर्क देखिए। दोनों में 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन रहा है, एक में कंपोनेंट गैसेस कैटायंस और एनायंस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है और दूसरे में 1 मोल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उनके नेचुरल स्टेट में लेके इनसे बनाया जा रहा है। अगर आप सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, वो डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। यानी रिएक्शन को, सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके जो रिएक्शन आएगा उसके एंथैल्पी को अलग से कोई नाम लेके बुलाया नहीं जाता, कोई एक स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो यह आ जाएगा NaCl सॉलिड गिविंग Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस। अब भी इसको लैटिस एंथैल्पी ही कहेंगे NaCl सॉलिड का। फर्क ये होगा कि अगर कंपोनेंट गैसेस कैटायन और एनायन को मिला के 1 मोल क्रिस्टल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, मान लीजिए -x है, तो जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो ये +x आएगा। यानी लैटिस एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लैटिस एज वेल एज डिकम्पोजिशन ऑफ लैटिस। फॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट गैसेस कैटायंस एंड एनायंस, 1 मोल का ही फॉर्मेशन होना चाहिए, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल क्रिस्टल इनटू कंपोनेंट गैसेस कैटायंस एंड एनायन, ये लैटिस एनर्जी होता है। तो रिएक्शन को देख के हमको पता चल जाएगा कि हमको फॉर्मेशन की लैटिस लेना है या डिकम्पोजिशन की, उसके अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करेंगे, उसका माइनस लेना है कि प्लस।
तो जब 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाएंगे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट उनके नेचुरल स्टेट में लेंगे, तब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन केवल फॉर्मेशन के लिए, नाम में ही फॉर्मेशन लिखा गया। अब ये 3 की जगह 1 डैश कर दे रहे हैं, सॉरी 1 डैश, क्योंकि 3 4 टर्म हमें अपने यूज कर रहे हैं। तो अब जब हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन नहीं किया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स में कंपोनेंट गैसेस, कैटायंस और एनायंस के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर हमने लिया Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस, तो इसको एक्सेस ऑफ वाटर में ले लीजिए। वाटर एक्सेस में होना कंपलसरी है। तो अब ये एक्वस कैटायन और एक्वस एनायन बन जाएंगे। इस वक्त जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टर्म कहा जाता है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर गैसेस कैटायन एनायन को पानी में डिसॉल्व करके एक्वस कैटायन एनायन बनाया, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसका? Na प्लस गैसियस का। ये भी होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी Cl माइनस गैसियस। इसका मतलब अगर हमको NaCl का हाइड्रेशन एंथैल्पी डिफाइन करना है तो पहले Na प्लस और Cl माइनस गैसियस कैटायंस और एनायंस लेंगे, तब जाके उनका हाइड्रेशन करेंगे। अगर हमने NaCl सॉलिड ले लिया और वाटर लिक्विड के एक्सेस में डाल दिया, यानी पूरा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, और एक्सेस वाटर में डाला, तो ये बन जाएगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, या इसी को NaCl एक्वस भी लिखा जाता है। अब जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिफाइन करने के लिए हम कंपोनेंट गैसेस कैटायंस एनायंस को एक्वस कैटायन एनायन में कन्वर्ट करते हैं, जबकि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तब आता है जब हम सॉलिड को, कंपाउंड को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस कंपाउंड बना देते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ग्लूकोज के लिए भी हो सकता है, जो कि आयनिक कंपाउंड नहीं, कोवैलेंट कंपाउंड भी कंपाउंड है। यानी आयनिक कोवैलेंट सबके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड है। जो भी वाटर में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन बनाएगा, उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। लेकिन जब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिफाइन करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए, तो कंपोनेंट गैसेस कैटायंस एनायंस के लिए डिफाइन किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक आखिरी बात करके ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है, इस कंसेप्ट को हम वाइंड अप करेंगे। देखिए NaCl अगर हमको कंपाउंड बनाना है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को लेके, तो सोडियम सॉलिड लेंगे, हाफ Cl2 गैस लेंगे और NaCl सॉलिड बन जाएगा। लेकिन यहां पर कंपोनेंट्स कौन है? Na प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब हम इस प्रोसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोडियम सॉलिड से पहले सोडियम गैसेस एटम्स बने, फिर उनसे इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो सोडियम गैसेस कैटायन बना। क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंगल क्लोरीन एटम को जनरेट किया गया, फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे के क्लोराइड गैसेस आयन बनाया गया, और फिर सोडियम और क्लोराइड को मिला के NaCl बनाया। जो काम सिंगल स्टेप में हो रहा है उसको मल्टीपल स्टेप में हमने दिखा दिया। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे एक पॉइंट, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। वो कहता है कि नेट एंथैल्पी चेंज इन एन ओवरऑल प्रोसेस इज ऑलवेज सेम वेदर इट इज कैरिड इन अ सिंगल और मोर देन वन स्टेप। फिर से ध्यान से सुनिएगा, नेट एंथैल्पी चेंज जो है एक पूरे प्रोसेस में, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इक्वल आएगा, चाहे आप उसको एक स्टेप में कीजिए चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में। तो देखिए जो एक स्टेप है सोडियम और क्लोरीन मॉलिक्यूल से मिलकर NaCl बनाना, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। अभी हमने समझाया था। इस प्रोसेस को पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया था,
ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसका, सॉरी, सोडियम गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद कीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गैसेस एटम्स के लिए डिफाइन किया जाता है। तो यहां आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम गैसेस। यहां पर देखिए, सॉलिड से गैस बना तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आएगा सोडियम सॉलिड का। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होता है, जब इसके बॉन्ड एनर्जी देंगे तो 2 क्लोरीन एटम रिलीज होगा। अगर बॉन्ड एनर्जी 100 जूल, तो 100 जूल एनर्जी देने पर ही ये बॉन्ड टूटेगा और 2 क्लोरीन एटम रिलीज होंगे। तो अगर 100 जूल से 2 क्लोरीन एटम रिलीज हो रहा है तो 50 जूल से कितना रिलीज होगा। थ्योरेटिकली तो 1 क्लोराइड कह देते हैं, प्रैक्टिकली तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर थ्योरेटिकली फॉलो कर रहे हैं कि हमको 1 क्लोरीन बनाना है तो जितना भी क्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी उसका हाफ देंगे। सो इट इज हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन गैसेस मॉलिक्यूल, क्योंकि हमको 1 क्लोरीन एटम बनाना है। और अब Na+ गैसेस, Cl- गैसेस, आयन से जब NaCl बनेगा तो ये लैटिस एंथैल्पी होगा। तो अब इसकी डिटेल, इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं थर्मोडायनेमिक्स में आपको मिलेंगे। अभी यहां पर देख लीजिए, ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इन सारी एंथैल्पीज के सम के बराबर होगा। तो इनमें से कोई भी एक एंथैल्पी पूछी जाए और बाकी डेटा दिया जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स का होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल में हेसेस लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेट समेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक इसी तरीके का और बॉर्न-हैबर साइकिल हम ड्रॉ करते हैं। NaCl सॉलिड को एक्सेस ऑफ वाटर में लीजिए, Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, यानी NaCl एक्वस बन जाएगा। और इसको कंपोनेंट गैसियस कैटायन और एनायन में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर एक्सेस वाटर के साथ ट्रीट कीजिए। फिर से Na+ एक्वस Cl- एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद कीजिए, ये डायरेक्ट जब आप किसी कंपाउंड को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब जो एंथैल्पी चेंज आता है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आता है। किसका होगा? NaCl सॉलिड का। और सॉलिड से कंपोनेंट गैसेस कैटायन एनायन बनाएंगे तो ये लैटिस एंथैल्पी होगा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द लैटिस, अभी बताया गया था। लैटिस एंथैल्पी उल्टा करेंगे तब भी होगा फॉर्मेशन के लिए, और अभी जो है वो डिसोसिएशन के लिए। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी? ये हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, जो कि अभी पढ़ाया था। किसका? Na+ गैसियस प्लस Cl- गैसियस का। फिर से बॉर्न-हैबर साइकिल है। एक प्रोसेस को सिंगल स्टेप में किया और 2 स्टेप में। नेट एंथैल्पी चेंज क्या आएगा? सेम। तो इसको यहां पर लिख दे रहे हैं हम। इट इंप्लाइज दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये जो दिया गया है यहां पर डायग्राम, इससे देखिए लैटिस ब्रेक हो रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, और गैस से जब एक्वस बनाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी निगेटिव आता है। इट एम्प्लाइज दैट डेल्टा H solution can be positive or negative depending upon nature या lattice enthalpy and hydration enthalpy. If
lattice enthalpy is greater than hydration enthalpy. It implies that enthalpy of solution will be what? Greater than 0. That is positive. लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, यानी इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, और फिर हाइड्रेट करने में कम एनर्जी रिलीज होगी, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा. Salt is insoluble or sparingly soluble. प्रैक्टिकली 100% इनसॉल्युबल सॉल्ट कोई नहीं होता है. हर सॉल्ट वाटर में थोड़ा बहुत डिजॉल्व होता है. कम डिजॉल्व होगा तो स्पेरिंगली सॉल्युबल कहते हैं. इनसॉल्युबल एक गलत टर्म है, लेकिन यूज किया जाता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए. अब अगर दूसरा कंडीशन देख लें, इफ lattice energy is less than hydration energy, it implies that enthalpy of solution is less than 0, that is negative. तो क्या होगा? Salt is soluble in water. ऐसा क्यों हो रहा है? कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, जैसे सॉल्युबल होना एक प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप डिजॉल्व हो जाना. इसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए. डिसोल्यूशन में डेल्टा एस इंक्रीज करता है, डिसऑर्डर इंक्रीज करता है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा. तो टी डेल्टा एस तो ऑलरेडी निगेटिव है. अगर डेल्टा एच निगेटिव हो गया तो डेल्टा जी कन्फर्म निगेटिव होगा, तो सॉल्ट जो होगा वो सॉल्युबल हो जाएगा. तो ये थर्मोडायनेमिक अप्रोच था उसका. और एक फाइनली आखिरी बात, क्योंकि हम कई बार बोल चुके हैं कि अब इस टॉपिक के बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड को, तो हर कुछ पढ़ाने के बाद एक नई चीज़ ध्यान आ जाती है, तो इसलिए ये आखिरी है, विश्वास रखिए. आयनिक बॉन्ड में आखिरी है. केमिस्ट्री अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त. तो विथ द इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स, क्या क्या चेंजेस आएंगे? melting point decreases, lattice energy decreases, solubility in water, that is polar solvent, decreases. आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इंक्रीजेस. तो इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर. जो एस ब्लॉक के मेटल के कंपाउंड्स हैं, एस ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड्स हैं, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स हैं, उनके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं. नीट में तो नहीं आया है कभी. जे मेन लेवल पे भी ये क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो कहाँ बनेगा? इंस्टीट्यूट्स के पेपर में, जो बुक आप सॉल्व करेंगे उसमें मिलेगा. तो ये जो फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, ऑक्साइड्स, इनकी जो सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, ये एस ब्लॉक में हम डिस्कस करेंगे जब ये कंपाउंड्स पढ़ाएंगे. तो इसके साथ आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम आखिरी बात जो इस चैप्टर की है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे वान डेर वाल्स फोर्सेस वगैरह हैं, उन सबको पढ़ते हुए ये चैप्टर हम कंप्लीटली वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे. टाइम बचेगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर पे ही सॉल्व कर लेंगे. अदरवाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए एक अलग से लेक्चर रखेंगे. शायद ये 8th लेक्चर है, तो इसका मतलब 8 लेक्चर में आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हुआ, तो 9th लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा.
10th लेक्चर अगर रखा जाएगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। तो फिर अगला चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन दोनों के बाद हम उसके वीडियो लेक्चर्स भेजना शुरू करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कर जाइएगा। फिर से बोल दे रहे हैं, ये ऐसा चैप्टर है जिससे 3 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 3 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले चैप्टर सिर्फ 2 ही हैं पूरी केमिस्ट्री में। एक केमिकल बॉन्डिंग है और दूसरा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स, ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम सीधे पी ब्लॉक पढ़ेंगे। और पी ब्लॉक इज अ काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इनके कई कंसेप्ट जो हैं वहाँ पर रिवाइज हो जाते हैं और पी ब्लॉक भी तैयार हो जाता है। ये 4 चैप्टर पढ़ने के साथ कम से कम आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम 9 बोल रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ इन 4 चैप्टर से। और बाकी जो भी 5-6 क्वेश्चन आने हैं उनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा, इसके क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव होते हैं बायो की तरह। अगर आपको आता है तो जितना क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, यानी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमको आता है फिर भी हमको कैलकुलेशन करना है, टाइम लेना है या मैकेनिज्म उसको ड्रॉ करना है। तो ये ज़रूर तैयार कीजिएगा। इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको एग्जाम में, छोड़ना नहीं। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ।